एवरीवन, आज हम बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्लास 6, 7, 8 से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्चुअली में ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, इसको हम पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, हम लोग खाना मुंह में लिए, ये फूड पाइप के थ्रू हम लोग के स्टोमक में चला गया, स्टोमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, ये सब चीज़ के बीच में वो अपना न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारा कुछ प्रोटीन ये रिलीज करते हुए में लास्ट पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन से निकलते हुए ये एनएस के रेक्टम के थ्रू हम लोग के बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो ये चीज़ नॉर्मल है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये चीज़ ना समझा के हम पूरा बायोलॉजी का पूरा प्रोसेस शुरुआत से अंत तक हम समझाते हैं। तो जैसा कि पहले हम समझाते हुए आए हैं तो हम शुरू करते हैं। तो पहला चीज़, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है। तो नॉर्मली हम लोग को ऐसा लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम लोग खाना खाते हैं तब से स्टार्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट तब से हो जाता है जब हम खाना को देखते हैं। तो खाना को देखने के प्रोसेस टाइम से ही हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम काम वर्क करना चालू कर देता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, नॉर्मली ह्यूमन बींग 670 से लेके 680 kg 1 ईयर में खा लेता है। इसका मतलब 1.5 to 2 kg पर डे। तो जैसे हम लोग खाना को देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, जैसे हम खाना को देखते हैं। तो जैसे हम खाना को देखें तो हम लोग के बॉडी में, मतलब माउथ में सलाइवा जनरेट होना चालू कर देता है। तो ये सलाइवा कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, तो ये सलाइवा जनरेट होता है, पहला सलाइवा होता है जिसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। दूसरा सलाइवा होता है जिसको हम कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये जॉ के नीचे पाया जाता है। तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये टंग के नीचे पाया जाता है। तो बेसिकली ये 3 सलाइवा ही नहीं होता है, इसके बाद भी बहुत सा सलाइवा होता है जो हंड्रेड्स ऑफ सलाइवा और भी जनरेट होता है, जो अलग अलग फॉर्मेट में काम करता है। जैसे ये अलग अलग फॉर्मेट में काम करता है, जैसे ये हो गया 100 से भी ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, पहला चीज़, नॉर्मली हम लोग को पता है कि हम लोग के माउथ से जनरेट होता है, हम लोग के माउथ से जनरेट होता है सलाइवा। और ये सलाइवा क्या क्या काम करता है, ये सारा कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़, हम लोग जैसे भी हम सलाइवा में एक और चीज़ पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या काम करता है, तो ये एंटीबॉडीज सलाइवा में रहता है और ये क्या करता है, जर्म्स को किल कर देता है। और जर्म्स को किल करने के वजह से हम लोग का माउथ फ्रेश महसूस होता है। मतलब जर्म्स किल हो जाता है तो माउथ मेरा क्लीन हो जाता है। तो जर्म्स, तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया ग्लैंड्स के फॉर्मेट में। इसके बाद जैसे हम फूड को लेते हैं, तो फूड जैसे लेने का प्रोसेस से पहले, ये जैसे हम फूड लेते हैं तो इसमें एक और ये रहता है जिसको हम कहते हैं एमेलाइज। ये क्या करता है, जो हम खाना खाएं उसको ये कार्बोहाइड्रेट में ये ब्रेक कर देता है, 2 से 3 पार्ट में ये कार्बोहाइड्रेट में ये ब्रेक कर देता है। तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग को बॉडी में चाहिए वो सारा कुछ च्यूइंग के थ्रू ही हम लोग को मिल पाता है। मतलब माउथ में ही जितना भी कार्बोहाइड्रेट निकालना रहता है ये माउथ में ही हो पाता है, इसके बाद कहीं भी कार्बोहाइड्रेट निकल नहीं सकता। तो इस वजह से बोला जाता है कि जब भी खाना खाओ तो चबा के खाना खाओ। ये कंडीशन पार होने के बाद अब बॉडी के अंदर में ये माउथ से होते हुए एक फूड पाइप होता है, ये माउथ से होते हुए फूड पाइप के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है। तो ये फूड पाइप को हम कहते हैं ओइसोफेगस।
ओइसोफेगस के पहले एक और चीज रहता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। इस पोजीशन में एक एपिग्लोटिस रहता है। एपिग्लोटिस बहुत मजेदार काम करता है। ये क्या करता है, ये एक ऐसा फॉर्मेशन रहता है, मतलब ये यहाँ अगर हम जस्ट इमेजिन करते हैं ये ऐसे पोजीशन में है और यहाँ पर एपिग्लोटिस मौजूद है, ठीक है, ये एपिग्लोटिस मौजूद है। ये एपिग्लोटिस डिजाइन किया रहता है, एक हो गया लंग्स की तरफ जिसमें हम लोग का एयर जाता है और एक हो गया फूड पाइप जिसमें हम लोग का खाना जाता है। अगर एयर फूड पाइप में चला जाए या फिर फूड एयर के फॉर्मेट में चले जाए तो ये दोनों कंडीशन हम लोग के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। कभी कभी इस कंडीशन में आदमी को मौत भी आ जाता है। तो कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं तो वो सड़क जाता है। तो ये एपिग्लोटिस काम कैसे करता है, उस समय हम लोग ब्रेन का फॉर्मेट काम नहीं करता। तो जब ब्रेन फॉर्मेट नहीं काम करता है तो हम इससे प्रीवियस वीडियोस में बता चुके थे कि उस वजह से स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। तो वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के जैसा काम नहीं कर पाता, तो ये एपिग्लोटिस भी उस टाइम में काम नहीं कर पाता, तो ये मूवमेंट सही से नहीं कर पाता। तो जैसे ये मूवमेंट नहीं कर पाता है तो हम लोग का फूड पाइप में ना हो कि वो एयर वाला पाइप में चला जाता है खाना, फिर उसके बाद में सड़क जाता है, जो हम लोग खाना खाते हैं तो रिटर्न होने लगता है। तो ये है, तो एपिग्लोटिस बहुत मजेदार काम करता है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जब खाना जाता है तो वो एयर वाला पाइप को ब्लॉक करके फूड वाला पाइप को ओपन कर देता है। जैसे ये फूड वाला पाइप को ओपन किया तो ये पूरा खाना हम लोग के बॉडी में चला गया। तो ये एपिग्लोटिस। तो ये एपिग्लोटिस का यही काम रहता है। तो ये एपिग्लोटिस यहाँ पाया जाता है। ये एपिग्लोटिस के बाद में इस एपिग्लोटिस के बाद में जितना भी फूड हम लोग खाए हैं तो ये सारा पीस ऑफ फूड को अब हम एक नया नाम बोल लेंगे, इसको हम फूड नहीं बोल लेंगे। अगर हम बायो के फॉर्मेट में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इस फूड का नाम हो जाता है, ये टोटल फूड जो हम लोग कुछ भी खाए हैं, जैसे फ्रूट्स खाएं या फिर सीरियल खाएं या फिर कुछ भी चीज खाएं हम लोग के बॉडी में, तो ये सारा कुछ खाना खाते हैं। ये जितना भी खाना होता है, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, पराठा, रोटी, चावल, ये सारा कुछ जितना भी है, ये सारा कुछ यहाँ तक माउथ तक वो फूड रहता है। फूड के बाद जैसे वो एपिग्लोटिस के बाद जाता है तो वो चीज चेंज होके उस पीस ऑफ फूड को हम बोलस कहते हैं। तो अब जितना कुछ भी ये चीज होता है ये सारा कुछ बोलस ही फॉर्मेट होगा। तो ये बोलस क्या करता है, तो ये एसोफेगस के थ्रू पार होने लगेगा। तो एसोफेगस में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक वेव फॉर्मेट में होता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से अगर हम लोग शीर्षासन भी करते हैं तो भी हम खाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम उल्टे लटके हुए हैं तो हम खाना नहीं खा सकते। उल्टे लटकने के टाइम में भी खाना खा सकते हैं, क्योंकि ये एक वेव मोशन करता है। जैसे ये खाना यहाँ से जाने लगेगा तो ये एक वेव मोशन के फॉर्मेट में काम करने लगेगा और खाना को आगे की तरफ ढकेलना चालू कर देगा। तो जैसे जैसे ये दूर की तरफ ले जाने लगेगा, अगर हम उल्टा भी रहेंगे तो भी ये खाना इधर ना होके इधर ही जाएगा, मतलब स्टोमक की तरफ ही जाएगा खाना। यहाँ तक क्लियर है। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं, इस वेव मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। तो इसके बाद जैसे ये क्लियर हुआ, इसके बाद चला जाता है वो खाना बोलस हम लोग के बॉडी में कहाँ चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है। तो ध्यान रहे हम स्टोमक का बात कर रहे हैं। स्टोमक ऐसे फॉर्मेट में रहता है। और ये एसोफेगस हो गया। अब स्टोमक के अंदर में, जैसे कि नॉर्मल हम लोग को पहले से पता है कि स्टोमक के अंदर में हम लोग का पूरा प्रोटीन वगैरह ये सारा कुछ हम लोग रिलीज करके हम लोग अब्सॉर्ब किया जाता है। तो ये जितना भी बोलस से पूरा रिलीज अब्सॉर्ब करना है वो सारा कुछ को कहाँ ये होगा, स्टोमक में होगा। तो स्टोमक के अंदर में एक एसिड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सवाल यहाँ पर ये आया कि सर यहाँ तक तो हम HCl कंप्लीट हो गया, तो ये HCl अगर हम शीर्षासन करते हैं तो HCl मेरे माउथ की तरफ से क्यों नहीं आ जाता है। दूसरा, इस HCl के वजह से ये जो अंदर का जो पार्ट है ये क्यों नहीं जलता है। HCl तो बहुत ये होता है और ये कौन के HCl के फॉर्मेट में रहता है, तो ये जलता क्यों नहीं है।
तो ये दोनों सवाल का जवाब ये है, पहला ये जो रहता है इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग के फॉर्मेट से मटेरियल रहता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं। तो म्यूकस ही एक ऐसा मटेरियल है, ये एक कोटिंग है जो HCl से हम लोग का स्टोमक को जलने नहीं देता है। और दूसरा सवाल का जवाब है, ये जो पोजीशन रहता है जिससे फूड हम लोग का सिर्फ इंटर करने का फॉर्मेट रहता है, एग्जिट करने का फॉर्मेट नहीं रहता। तो अगर हम उल्टे भी लटक जाते हैं तो यहाँ एक मसल्स रहता है जिसको हम कहते हैं LES, लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर। ये एक मसल्स रहता है, ये क्या करता है, जब खाना आता है तो वो फैल जाता है, और जब कुछ नहीं आता तो ये सिकुड़ के खत्म हो जाता है। तो अगर हम शीर्षासन भी किए हुए हैं, अगर हम उल्टा भी लटके हुए हैं, तो ये वाला HCl या फिर जो खाना है हम लोग के फूड पाइप के थ्रू होके हम लोग के माउथ में नहीं आ पाता। तो अब स्टोमक कहाँ होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल सा बात में हम लोग बोलते हैं कि यार तुमको जिम जाना चाहिए, पेट निकल जा रहा, तो ये एक्चुअली में हम लोग वो स्टोमक का बात नहीं कर रहे, वो स्टोमक नहीं होता है, वो होता है बेली। स्टोमक जस्ट हम लोग के रिब्स के फॉर्मेट में पाया जाता है, जहाँ रिब्स खत्म होता है, जहाँ फ्लोटिंग रिब्स रहता है, उस जगह पर स्टोमक पाया जाता है। और जो भी हम पेट का बात करते हैं वो होता है बेली। वो बेली कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट सामने में रहता है। तो वो बेली फैट्स वगैरह की वजह से इंक्रीमेंट हो जाता है। तो जब तक मेरा कार्बोहाइड्रेट फैट्स टोटल तरीके से ब्रेक डाउन करके मतलब न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तो ये कंटिन्यूअस होते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि वो बेली बड़ा होने लगता है। तो इस फॉर्मेट से हम बात करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ये सारा कुछ हो गया, स्टोमक का फॉर्मेट हम समझा दिए, स्टोमक में क्या क्या चीज होता है। तो ये स्टोमक में जो HCl होता है वो डेली 1 से 1.5 लीटर के फॉर्मेट में HCl रिलीज करता है। और यही HCl अगर हम लोग का बॉडी में यहाँ बोलस मौजूद हो गया, अब जैसे ये बोलस आया तो ये बोलस जिसको हम दूसरे फॉर्मेट में हम फूड के बारे में बात कर रहे थे, तो यही जो फूड हुआ जिसको हम अभी बोलस बोल रहे हैं, ये बोलस क्या काम करता है। तो ये बोलस में पहला होता है न्यूट्रिएंट पाया जाता है, ठीक है। तो जब न्यूट्रिएंट पाया जाता है तो इसके साथ साथ में एक और चीज पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। तो जब खाना बोलस के फॉर्मेट में हम लोग के बॉडी में आया तो उसके अंदर आया न्यूट्रिएंट और दूसरा आया बैक्टीरिया। ये जो न्यूट्रिएंट है ये तो इस रिलीज करके यहाँ से रिलीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये HCl मौजूद है और ये धीरे धीरे ये अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाकी स्टोमक के वॉल्स में। लेकिन बचा ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या काम कर रही है। तो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं हम लोग को अनडिजायरेबल है। तो ये बैक्टीरिया, इसके अंदर HCl मौजूद होने के वजह से ये बैक्टीरिया टोटल तरीके से खत्म हो जाएगा। इस वजह से बोला जाता है कि खाना जब भी खाओ तो कम से कम 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें HCl रहता है। अगर वो HCl डाइल्यूट हो जाएगा तो वो बोलस लंबा टाइम तक उसमें टिका रहेगा, और जब लंबा टाइम तक टिका रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और दूसरा चीज है, इसका जो जम्स है, जो बैक्टीरिया है, ये टोटल तरीके से मर नहीं पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो स्टोमक वॉल, ये सारा कुछ होने के बाद तो पहला चीज हमको समझ में आया कि ये HCl ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिएंट को। दूसरा, इस स्टोमक वॉल से एक गैस्ट्रिक निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है। स्टोमक वॉल एक गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजेन, ठीक है। ये पेप्सिनोजेन अगर HCl के साथ मिल जाता है तो ये एक एंजाइम बनाता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिन। और यही पेप्सिन जो रहता है, यही पेप्सिन ब्रेक डाउन कराता है क्या चीज को, प्रोटीन को। तो ये कंडीशन हो गया। अब इसके बाद जिस तरह से यहाँ LES मौजूद रहता है, तो इसी तरह यहाँ पर भी एक
मसल्स मौजूद रहता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक मसल्स, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स ये भी वही फॉर्मेट में काम करता है। तो जितना भी HCl यहाँ रहता है और जितना भी हम लोग का बोलस का काम था, जितना भी न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करना था वो सारा, जितना भी न्यूट्रिएंट इसको रिलीज करना था वो सारा कुछ ये इस फॉर्मेट में काम कंप्लीट हो गया। यहाँ 2 से 4 घंटा का बोलस मौजूद रहता है, इससे ज्यादा नहीं। तो 2 से 4 घंटा के बाद जब हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो 2 से 4 घंटे के बाद हम लोग को भूख लग जाता है, और कुछ कुछ ऐसा चीज रहता है जो 2 से 4 घंटा में नहीं पचता। तो ये जैसे जैसे मैदा हो गया, ये सारा कुछ 2 से 4 घंटा में नहीं पचता, इसको 4 से 6 घंटा का टाइम लगाता है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ ये HCl ही इसका न्यूट्रिएंट को और दूसरा चीज इसका बोलस को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। इसके अंदर एक और ब्रेक डाउन का फॉर्मेट होता है, ये एक अपना एक मूवमेंट करता है जिसको हम कहते हैं, ये अपना एक मूवमेंट करता रहता है। मतलब ये मूवमेंट क्या करेगा, अपने से हिलता डुलता रहेगा। तो ये जैसे ये हिलता डुलता रहता है, इसको अगर हम बायोलॉजी के टर्म्स में बात करें तो ये होता है चर्निंग एक्टिविटी। तो ये तो 2 फॉर्मेट से काम करता है, पहला HCl और दूसरा खुद स्टोमक मेरा चर्निंग एक्टिविटी करता है। तो चर्निंग एक्टिविटी कंटिन्यू रहने के वजह से ये क्या करता है, इसके अंदर का जो बोलस रहता है वो सही से टोटल तरीके से न्यूट्रिएंट को रिलीज कर देगा और स्टोमक वॉल उसको पूरा अब्सॉर्ब कर लेगा। अब जैसे ये इसीलिए बोला जाता है कंटिन्यूअस पूरा खाना नहीं खा लेना चाहिए। अगर पूरा खाना खा लेंगे तो ये टोटल पैक हो जाएगा, और जब ये पैक हो जाएगा तो चर्निंग एक्टिविटी जितना भी कर दे वो काम नहीं कर पाएगा, तो इस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ तक होने के बाद इसके बाद ये बोलस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के टाइम में ये बोलस का नाम बोलस नहीं रहेगा, इस बोलस का नाम चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होके क्या नाम हो जाएगा, उसको हम कहेंगे वो बोलस चेंज होके चाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, CHIME। तो पहले हम लोग पढ़े थे फूड, फूड के बाद हम पढ़े बोलस, बोलस के बाद हम पढ़े चाइम। अब ये चाइम हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो होता है वो 22 फीट एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन में होता है 22 फीट, और इसका साइज क्या होता है, मिडिल फिंगर के फॉर्मेट में रहता है। ये 22 फीट लंबा रहता है और थिकनेस जो रहता है ये मिडिल फिंगर के हिसाब से रहता है। तो ये चाइम जो कन्वर्ट हो गया, अब इसमें 3 पार्ट हो जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। तो पहला पार्ट होता है डिओडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। 3 पार्ट होता है, पहला हो गया डेड्यूनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। ये जितना भी न्यूट्रिएंट है ये सारा न्यूट्रिएंट यहीं से निकलता है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये जिंक एब्जॉर्ब करता है इलियम, ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कराता है। कैल्शियम बोन को स्ट्रॉन्ग कराता है, हेयर ग्रोथ में मदद करता है। अब ये सारा कुछ का फॉर्मेट कैसे काम करता है, तो इसके अंदर अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे ऐसे विल्ली टाइप का प्रोजेक्शन रहता है। इसका लेंथ 1 mm के फॉर्मेट में रहता है। ये क्या करता है, ये ब्लड कैपिलरीज से, ये विलाई जो रहता है ये ब्लड कैपिलरीज के फॉर्मेट होता है। ये ब्लड कैपिलरीज, हम कैपिलरीज का फॉर्मेट हम पहले से बता चुके हैं कि व्हाट इज कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज क्या करता है, अपने अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट रहा उसको एब्जॉर्ब करने का क्षमता रहता है, और यही कैपिलरीज धीरे धीरे बढ़ के वेन्स में या सारा कुछ में पूरा ब्लड के थ्रू सारा में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये कंप्लीट होने के बाद फिर पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम करा देते हैं कि ये फूड मेरा कितना देर कहाँ कहाँ रहता है।
तो पहला कंडीशन आता है स्टोमक, दूसरा कंडीशन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा कंडीशन आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 से 4 घंटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 से 6 घंटा और लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम टाइम लेता है जिसको हम कहते हैं 20 to 30 आवर। ठीक है, तो यहाँ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद ये चला जाएगा, ये जो चाइम था ये कन्वर्ट हो के किस में चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन को दूसरे नाम में हम कॉलन बोलते हैं, COLON। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होता है, एक होता है ट्रांसवर्स कॉलन, एक होता है असेंडिंग कॉलन, एक होता है डिसेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन ऊपर पार्ट, ट्रांसवर्स कॉलन बीच पार्ट, डिसेंडिंग कॉलन 3 पार्ट, तीसरा पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे मेन काम करता है ये जो चाइम में म्यूकस ऐड करता है और वाटर को एब्सॉर्ब करता है, बस इससे ज्यादा काम लार्ज इंटेस्टाइन नहीं करता। लेकिन हाँ, ये लॉन्ग टर्म तक इसको रखने का क्षमता रखता है। तो ये 3 चीज होता है, एक होता है ट्रांसवर्स कॉलम, ठीक है, उसके बाद असेंडिंग कॉलम। तो पहला फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो होता है असेंडिंग कॉलम, दूसरा पार्ट ट्रांसवर्स, तीसरा पार्ट डिसेंडिंग कॉलम। तो असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम, तो ये क्या करता है, ऑब्जर्व वाटर करता है। दूसरा चीज ऐड म्यूकस, इसमें भी वही फॉर्मेट काम करता है। तो जैसे ये बॉड चाइम असेंडिंग कॉलन में आया, इसमें भी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है और ये 3 से 4 बार पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता रहता है तो पूरा दिन भर में। तो ये असेंडिंग कॉलन से ट्रांसवर्स कॉलन में चला जाएगा, ट्रांसवर्स कॉलन से डिसेंडिंग कॉलन चला जाएगा और ये तीनों अपने स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ म्यूकस ऐड करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और ये टोटल जो लास्ट पार्ट में जो ट्रांसवर्स कॉलन में बचेगा वो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट रेक्टम के थ्रू अनस से रिलीज हो जाता है। तो अब रेक्टम के थ्रू अनस से रिलीज हो जाता है। तो डिसेंडिंग कॉलन के लास्ट पार्ट में 2 मसल्स रहता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनल स्फिंक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर ये वॉलंटरी कंट्रोल होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम कहीं ड्राइव कर रहे हैं और हमको महसूस हो रहा है कि बाथरूम जाना है, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि 10 से 15 मिनट दूरी पर मेरा घर है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होता है वॉलंटरी कॉलन और ये वॉलंटरी क्या होता है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है। इसके बाद होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, हमको महसूस ही नहीं हो रहा लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद रहता है, तो उस कंडीशन में होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ये सारा कुछ होने के बाद भी 2 और चीज होता है जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका रोल नहीं होता है। मतलब रोल क्या होता है, उसके थ्रू खाना पार नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो अपना एक प्रोसेस यूज करता है खाना को पचाने में। तो इस 2 चीज क्या है, पहला होता है, एक होता है लीवर, दूसरा होता है लीवर। लीवर क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट अगर हम बॉडी का बात करें तो लीवर होता है। तो लीवर क्या करता है, और इसके बाद होता है एक और होता है जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं। लीवर और पैनक्रियास क्या रहता है, तो लीवर के जस्ट सट के एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं बाइल, और ये बाइल क्या करता है,
बाइल फैट ये बाइल रिलीज करता है, और यहाँ से जैसे ये बाइल रिलीज किया, इसी तरह पैनक्रियास से भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होता है, और ये दोनों मिलके डिओडेनम, जो हम फर्स्ट पार्ट हम समझाए थे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये सारा कुछ उसमें जाके मिल जाता है। तो इसमें गॉल ब्लैडर रहता है, ये बाइल को रिलीज करता है, ठीक है। और यही बाइल जो रहता है वो बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए, जैसे एक रास्ता रहता है, जैसे ये लीवर है, ठीक है, मान लो ये लीवर है, ये पैनक्रियास है, उसका एक निकला और यहाँ से आया, दोनों मिलके डिओडेनम में आके मिल जाएगा। तो ये एक सब प्रोसेस से होते हुए टोटल बाइल डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारा पार्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट। ये टोटल जो होता है ये क्लियर हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।